हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल रेगुलेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप फिर वो किसी भी एग्जाम को की बात करें, CSIR की, गेट की, ICMR की, DBT की। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। 18 तारीख को आपका एग्जाम है। प्लीज इस बात को थोड़ा सा फोकस करके पढ़िए। और फाइनल रिवीजन जो एक इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। और प्लीज प्लीज जो है जो मैंने स्लाइड्स दे रखी हूँ उनको प्लीज पढ़ के जाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो कंसेप्ट क्लास है सेल साइकिल एंड सेल रेगुलेशन का, पार्ट 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, लेट्स बिगिन। तो एक चीज यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रही है सबसे पहले, वो ये है चेक पॉइंट्स। अ, जब भी हम के इसको ऐसे एनालॉजी समझ लीजिए कि जब भी आप जो है कोई भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं किसी स्टेट का। जैसे अगर आप, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ लेकिन मैं अभी गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ, तो उसके बीच में एक बॉर्डर है, राइट, हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर। तो जब मैं बॉर्डर क्रॉस क्रॉस करूंगा तो मुझे कुछ चेक पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि हम NHAI में वो देखते हैं कि जो टोल टैक्स राइट होते हैं, जो टोल पे आपका पैसा कटता है, उसी तरह के कुछ बॉर्डर्स हैं कि कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए। फेवरेबल एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, G1 CDK, G1 साइक्लिन सिंथेसिस प्लस S साइक्लिन सिंथेसिस, ये सही है कि नहीं है। अगर DNA डैमेज हो चुका है, सपोज DNA डैमेज हो चुका है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि DNA डैमेज कुछ बहुत ही बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा डिलीटेरियस हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर DNA डैमेज है तो हम इन साइक्लिन्स और CDK कॉम्प्लेक्सेस को नहीं चलने देंगे। अगर ठीक है, अगर DNA डैमेज नहीं हुआ है तो वापस से आगे काम हो सकता है। उसी तरह से अगर अनरेप्लिकेटेड DNA है, DNA डैमेज है, तो हम यहाँ पे भी उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और DNA री रेप्लिकेशन में जा सकते हैं। और फाइनली अगर क्रोमोसोम अनअटैच्ड है स्पिंडल पे, तो हम APC चेक पॉइंट के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जितने भी एक लाइन के बाद एक ये जो डैश साइन होते हैं, ये इनहिबिशन के साइन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो ओवरव्यू है, द कोर ऑफ द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि दिखा रखा है येलो बॉक्स में। द एक्टिविटी ऑफ विच कॉम्प्लेक्स इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स। DNA डैमेज तो नहीं है, रेप्लिकेटेड तो नहीं है, क्रोमोसोम तो प्रॉपर्ली अटैच्ड है स्पिंडल पे कि नहीं है, वो देखने वाली बात है। Which provide information about the extracellular environment, cell damage, and incomplete cell cycle events. These inhibitory mechanisms are not present in all cell types. Many are missing in early embryonic cell cycles. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। These inhibitory mechanisms are not present in all cell types. Many are missing in early embryonic cell cycles. ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। चेक पॉइंट्स का ये अलग पार्ट होता है। ये वो सवाल है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेलॉजी को लिंक करके बनाया जाता है। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन बिगिन इन लेट माइटोसिस एंड G1 when the DNA helicases are loaded by multiple proteins on the replication origin. Pre-replicative complex at the replication origins, ठीक है, PRCs, फॉर्मिंग अ प्री-रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, ये PRC ये बन गए। कब कब लोड हुए DNA हेलिकेसेस? ये लोड हुए इन लेट माइटोसिस एंड G1 फेज। ओके, एस CDK एक्टिवेशन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ DNA हेलिकेसेस। देखिए, लोड तो यहां हो रहे हैं लेकिन एक्टिवेट हो रहे हैं S फेज में, which unwind the DNA at origin to initiate DNA replication. Two replication forks move out of from the each origin until the entire chromosome is replicated. Duplicated chromosome are then segregated at the M phase। यहाँ पे ये देखिए, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन हो रहा है। ये आपकी पेरेंट कॉपी है और ये आपकी नई कॉपी है।
ये सेग्रीगेट हो रहे हैं। SCDK activation in the S phase also prevents the assembly of new RNA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SCDK activation in S phase also prevents the assembly of new pre-RNA complex at any origin until the following G1, thereby ensuring that each origin is activated only once during each cycle. Please remember this. This is very, 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 very important. Please don't skip this. ठीक है? पॉज करेंगे, आराम से समझेंगे। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्सेस और डीएनए हेलिकेज लोड कब होता है? लेट माइटोटिक और G1 फेज में। एक्टिवेट कब होता है? एस फेज में। ठीक है। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के लिए MCDK रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आप इस तरह से आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ऑफ द इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन। द रेप्लिकेशन ओरिजिन इज बाउंड बाय द ORC bound by the ORC throughout the cell cycle. Throughout the cell cycle. In early G1 phase, CDC6 associates with ORC. CDC6 associate with ORC ये blue color का, CDC6 green color का. And these protein bind the DNA helicase, which contains 6 closely related subunits called the MCM proteins. ये ठीक है. The helicase also associates with a protein called the CDT1. ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या हुआ? पहले ORC पे CDC6 बाइंड किया, वो उसने अटैच किया खुद को MCM हेलिकेज के थ्रू और CDT1 के थ्रू। ठीक है, ATP hydrolysis हुआ, ORC and CD6 proteins load 2 copies of the DNA helicase in an inactive form around the DNA next to the origin. Around the DNA next to the origin. ठीक है, यहां पे 2 कॉपीज, 1 कॉपी 2 कॉपी। ठीक है, thereby forming replicative complex. At the onset of the S phase, SCTK stimulates the assembly of several initiator proteins. ये initiator proteins आ गए, ORC1, CDC6, CDT1. ठीक है, where other protein kinase DDK phosphorylate the subunit of the DNA helicase. As a result, DNA helicases are activated and unwound the DNA. DNA polymerase and other replication proteins are recruited at the origin. DNA polymerase. एक सेकेंड, DNA polymerase and other replication proteins are recruited at the origin. Replication begins. The ORC is displaced by replication and then rebinds. SCDK and other mechanisms also inactivate the pre-RC components, ORC, CD6 and CD1. ठीक है, thereby preventing the formation of new PRC until the end of mitosis. G1 फेस में क्या हो रहा है? G1 फेस में CDC6 ओरिजिन साइड पे बाइंड करी हुई है और 2 MCM हेलिकेज कॉम्प्लेक्स जो कि CDT1 से अटैच्ड हैं, उनकी 2 कॉपीज ओरिजिन के नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए पे लगी हुई है। यानी यहाँ पे ओरिजिन है, इसके नेक्स्ट पे यहाँ लगी हुई है। रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन गया है, जो कि एक्टिव नहीं है। एक्टिव होगा यहाँ पे, जहां पे डीएनए हेलिकेज का एक्टिवेशन होगा और इनएक्टिवेशन होगा इसका ORC, CDC6 और CDT1 का। कहाँ पे? एस फेज में। यहाँ पे आपका फॉस्फोराइलेशन होगा और यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा, सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस बोल रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन होगा और एटीपी हाइड्रोलाइसिस भी होगा। कंप्लीशन के बाद ये सारे फैक्टर्स रिसाइकिल करेंगे, तब तक बांधे रखेंगे कौन? जब तक कि एंड ऑफ माइटोसिस नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब आती है कोहेजन प्रोटीन। कोहेजन प्रोटीन और एसएमसी कॉम्प्लेक्स वो क्या होते हैं? ठीक है, तो समझते हैं। कोहेजन इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विद 4 सब यूनिट्स। कितने सब यूनिट्स होते हैं? 4 सब यूनिट्स होते हैं, 1 2 3 and 4. 2 subunits SMC1 and SMC3 are coiled proteins. SMC1 ये रहा and SMC3 are coiled proteins with ATPase domain at the one end. With ATPase domain at the one end,
Two additional subunits SCC1 and SCC3, SCC1 and SCC3 connect the ADPS head domain, forming the ring-like structure that many encircle the sister chromatids as shown. ठीक है? The ADPS domain required for cohesion loading on the DNA. ADPS domain are required for cohesion loading on the DNA. कोहेजन डीएनए के उस पे बाइंड कर पाए, लोड कर पाए अपने आप को डीएनए के स्ट्रक्चर पे, इसलिए उसके लिए एडीपीएस डोमेन का होना जरूरी है। ठीक है, कोहेजन क्या है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, 4 सब यूनिट का बना हुआ है, SMC1 और SMC3 से बना हुआ है। इसका जो हेड डोमेन है इस पे क्या है? एडीपीएस डोमेन है जिसपे दो एडिशनल सब यूनिट्स हैं, SCC1 और SCC3। ठीक है, ये सर्किल करती है क्रोमेटिड्स को, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। एडीपीएस डोमेन रिक्वायर्ड है कोहेजन के लोडिंग ऑफ द ऑन द डीएनए के लिए। आगे चलते हैं। एमसीडी के एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ये देखिए, एम साइक्लिन सीडीके इनएक्टिव एम एम एमसीडीके साइक्लिन। ठीक है, अब देखिए सीएके क्या करेगा? सीएके क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, इनहिबिटरी फॉस्फेटेज हटेगा, CDC25 आएगा और एक्टिवेट करेगा, यानी ये जा रहा है आपका पॉजिटिव लूप। ये इनएक्टिव फॉस्फेटेज को आपको वो करेगा। अब उसके बाद क्या है? ये जो आपका V1 काइनेज है, पहले में मैंने बताया था, ये जो है वो एक्टिव CD को इनहिबिट करेगा। और अच्छे से समझते हैं, देखिए CDK1 associates with M cyclin as the level of M cyclin gradually increase. The resulting MCDK complex ये वाला is phosphorylated on the activated site by the CDK activating kinase CAK and on the pair of inhibitory sites by V1 kinase. ठीक है, the resulting inactive MCDK complex is then activated at the end of the G2 phase. कब कब एक्टिवेट होता है? एंड ऑफ द G2 phase by phosphatase C25, जो कि इनहिबिटरी को हटाता है। C25 is further stimulated by active MCDK, is further stimulated by active MCDK. ये ऐसे लूप चलता रहता है, thus forming a positive loop. This feedback is enhanced by the ability of MCDK to inhibit the V1 kinase. ये इसको इनहिबिट करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा। कौन? एक्टिव MCDK पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करेगा फॉर CDC25 और इनहिबिशन की तरह काम करेगा फॉर V1 काइनेज। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। आगे और भी इसके वो आ रहे हैं, स्लाइड जा रहे हैं, वो मैं समझाता हूँ उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब आता है कंडेंसन के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ा था? कोहेशन पढ़ा था। कंडेंसन भी इस तरह से का एक प्रोटीन सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है जो कि 5 है, वो 4 था, वो 4 यूनिट था कोहेशन। ये कंडेंसन है 5 यूनिट सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। इसमें एटीपीएस हेड डोमेन्स ऑफ द टू मेजर सब यूनिट SMC2, ये देखिए, एंड SMC4। अब देखिए यहाँ पे वो कर सकता है कि कोहेशन में और कंडेंसन में कौन सी SMC यूनिट्स प्रेजेंट होती है। तो कोहेशन में SMC1 और SMC3 होती है, कंडेंसन में SMC2 और SMC4 होती है। ठीक है, ठीक है, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कंपैक्शन कैसा होता है, बट वो रिंग स्ट्रक्चर इनसर्कल करता है जिस तरह से उसने किया था, जिस तरह से कोहेशन ने किया था, लगभग उसी तरह से कंडेंसन करता है। कैप जी, कैप एच और कैप D2 करके कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इसी इनसर्कलिंग में। एटीपीएस डोमेन इसमें भी पाया जाता है, जैसे कोहेशन में पाया जाता था वैसे कंडेंसन में पाया जाता है। आगे चलते हैं। तो क्या हुआ? ये देखिए, इनएक्टिव एबीसी था, CDC20 आया, बाइंड किया। ठीक है, ये MCD के में हो रहा है जब G2 फेस कर रहा है। ठीक है, इसने क्या किया? इसने यूबिक्विटिलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन क्या किया? सिक्योरिन का इनएक्टिव सेपरेस था जो सिक्योरिन से बाइंड था। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, देखिए
इनएक्टिव सेपरेज, सेपरेज एंजाइम से क्या मतलब पड़ रहा है, वो सेपरेट करेगा, किसको सेपरेट करेगा, इसको, ये जो अटैच्ड है इनको सेपरेट करेगा, तभी वो एनाफेज में पुल हो पाएंगे, राइट। मेटाफेज में ये जो आपका ये जो बॉन्ड्स बने हैं, ये जो आपकी मेटाफेजिक प्लेट पे बना हुआ है, इसी को सेपरेट करने का काम सेपरेस का है। सेपरेस को इनएक्टिव रखता है सिक्यूरिन। जब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, यानी अब सेल चाह रही है कि वो अब एनाफेज की तरफ मूव करे, तो वो उसके कॉम्प्लेक्स को, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगी, जो कि डिग्रेड करेगा सिक्यूरिन को। सिक्यूरिन को कैसे डिग्रेड करेगा, यूबिक्विटिनाइजेशन करेगा सिक्यूरिन का, पॉलीयूबिक्विटिनाइजेशन करेगा, डिग्रेडेशन करेगा, उससे इनएक्टिव सेपरेस जो है एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और ये एक्टिव करेगा, एक्टिव सेपरेस करेगा, डिसोसिएट और क्लीव करेगा कोहेसिन्स को। ठीक है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक निकला, सब कुछ प्रॉपर अलाइनमेंट था, इनएक्टिव एपीसी था, उससे सीडीसी20 बाइंड किया, सीडीसी20 ने इनएक्टिव एपीसी के साथ बाइंड करके उसको एक्टिव में चेंज किया, उस एक्टिव एपीसी कॉम्प्लेक्स, सीडीसी20 एपीसी कॉम्प्लेक्स ने सिक्यूरिन को डिग्रेड किया, ठीक है, और सेपरेस को एक्टिवेट किया, उस सेपरेस ने जो है आगे एनाफेज में जो है उसको प्रोसीड किया बाय ब्रेकिंग द कोहेसिन्स। ठीक है, सिक्यूरिन क्या काम करता है, सिक्यूरिन सेपरेस को बांध करके रखता है, यानी अगर एक ऐसा म्यूटेशन आ जाए जिसमें सिक्यूरिन और सेपरेस जो है वो परमानेंटली ब्लॉक्ड है, तो आपकी सेल साइकिल आगे एनाफेज में प्रमोट नहीं करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, तो यही चीज है। Activation of ABC, CDC, ABC, CDC leads to the ubiquitination and degradation of the securin. ठीक है, this normally holds the separase in the inactive form. The destruction of the securin allows separase to cleave SCC1, a subunit of the cohesin complex holding the sister chromatids. This pulling forces of the mitotic spindle then pull the sister chromatids apart in animal cell. Phosphorylation by CDK also inhibits separates. Phosphorylation by CDK also inhibits separase. Thus, CDK inactivation in anaphase also promotes separase activation by allowing its dephosphorylation. इसी बात पे सवाल बन सकता है। पॉज करेंगे, आराम से इस जो इंफॉर्मेशन है इसको आराम से पढ़ेंगे, इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, ये वही चीज है। अब ये मैंने बुक थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। So separase is a protease that can cleave the SEC1 subunit of the cohesion complexes. Is inhibited before the anaphase by binding up with the securin. Nitrotics CDKs also inhibit separase by phosphorylating it. When all the kinetochores have attached to the spindle microtubules and the spindle apparatus is properly assembled and oriented, the CDC20 specificity factor associated with the APC directs it to the ubiquitinylate securin and mitotic cyclins following securin degradation and decrease in mitotic cycling activity. The release of the dephosphorated separates cleaves the SEC1 subunit, breaking the cohesion circles and allowing sister chromatids to be pulled apart by the spindle apparatus. Thus, that is pulling them towards the opposite spindle poles. ठीक है, वही है SMC3 SMC1 लगा हुआ है। जैसे ही आपका क्या आया, जैसे ही आपका ABC20 आया, इसने सेपरेस को, जो सिक्यूरिन को बांध के रखा हुआ था, सिक्यूरिन जो सेपरेस को बांध के रखा हुआ था, इसका डिग्रेडेशन करा दिया। सेपरेस अब आ गया, अब इसने सेपरेस ने तोड़ दिया, किसको तोड़ा, SCC1 सब यूनिट ऑफ द कोहेजन कॉम्प्लेक्स। याद रखेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरा पढ़ते हैं। तो क्या होगा, द स्पिंडल असेंबली चेकपॉइंट पाथवे। The spindle assembly checkpoint pathway is active until every single kinetochore has attached properly to the spindle microtubules. ठीक है, when the kinetochore is unattached, the outer kinetochore component KNL1, ये वाला, is phosphorylated by the checkpoint kinase MPS1. ठीक है, phosphorylated KNL1
phosphorylated KNL1 then binds the checkpoint kinase BUB1 BUB3 at the checkpoint MAT3. ठीक है, BUB1 BUB3 at the checkpoint MAT3. These three proteins in turn recruit MAD1 MAD2 complex to the kinetochore. MAD1 here and MAD2 complex to the kinetochore, and has the ability to convert inactive MAD2 in the cytoplasm into active MAD2 that is able to bind ABC and inhibit it. ठीक है, इनएक्टिव से एक्टिव बाइंड हो जाता है और MAD2 कॉम्प्लेक्स जो है ABC से बाइंड कर जाता है. ठीक है, ठीक है. Complete inhibition of APC requires the recruitment of checkpoint factors BUB1 to BUB3 and MAD3 into the complex. Together, these proteins from the mitotic checkpoint complex that prevents APC CDC20 binding from recognizing and ubiquitinating its substrate, which is securin. है ना? Silencing of the spindle assembly checkpoint pathway occurs once all the kinetochores have been attached to the microtubules in a tension generating manner. Protein phosphatase 1 then dephosphorylates KL1, okay, thereby eliminating the checkpoint binding site of the kinetochore. देखिए, अगर आपको ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इस बात को बस इस तरह से समझ के रखिए कि जब तक सारे काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पे स्पिंडल उस पे अटैच नहीं हो जाते, तब तक जो है एपीसी को चुप करा के बैठाया है कि अभी आप शांत रहिए, अभी आपका टाइम नहीं आया काम करने का. वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि KLN1 फॉस्फोराइलेट कर देगा. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे BUB1 BUB3, MD2A ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये इनएक्टिव को एक्टिव में चेंज कर देगा. ये देखिए, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव में चेंज हो गया. ये MD2 BUB3 BUB1 ये सारे कॉम्प्लेक्स जो है वो इनएक्टिव कर देंगे एबीसी को. जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ वैसे ही जो है आपका प्रोटीन फॉस्फेटेज आया, इसने इसके फॉस्फोराइलेशन को हटाया, इन सबको हटाया, ये वापस से इनएक्टिव हो गया और एपीसी साइटोप्लाज्म में काम करने लगा. समझ में आया आपको? ओके, आगे चलते हैं. ये काफी डिटेल्ड है, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज का होना जरूर चाहिए. पूछ ले आपसे सी स्टेटमेंट में तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये भी एक चीज है. ओके, ओके, अगेन आता है, ये भी आपके पढ़ने के लिए ही है. मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, केवल एक चीज मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, CDC21 के बारे में तो मैंने अच्छे से बता दिया है. CDH1 के बारे में बता देता हूँ. यहां से देखिए क्या है. ठीक है, समझिए. Two different versions of APC are indicated. These two APC versions differ in containing either CDC20 or CDH1 as an adapter protein. ठीक है, which alters the substrate recognized by the APC. APC CDC20 is active in active early in mitosis at the time when CDH1 is inhibited by CDK1 mediated phosphorylation. As CDK1 activity drops sharply in late mitosis, CDH is activated, leading to the activation of APC CDH1. The label SAC stands for spindle assembly checkpoint, which is just the SAC prevents APC CDC22 from triggering anaphase until all the chromosomes are properly aligned at the metaphasic plate. APC CDC20 is responsible for destroying the proteins such as securin that inhibit anaphase. Destruction of these substrate promotes metaphase to anaphase transition. APC CDH1 is responsible for ubiquitinating proteins such as mitotic cyclins that inhibit exit from mitosis. यानी CDH1 का काम है माइटोसिस से एग्जिट कराना और CDC20 का काम है मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन कराना, यानी वो लेट में काम करता है माइटोसिस के. ठीक है, destruction of these substrates promotes the mitosis G1 transition. APC CDH1 is active during the early G1, helps maintain low cyclin CTK activity required to assemble pre-initiation complex at the origin of replication. ठीक है,
पूरी साइकिल आपको समझ में। CDH1 क्या करता है, माइटोटिक साइक्लिन्स को क्लीव करता है, और CDC21 सेक्रेटिन को क्लीव करता है। ये मेटाफेज से एनाफेज की ट्रांजिशन में हेल्प करता है, और ये एनाफेज से V1 के फेज में ट्रांजिशन का, यानी एम फेज की एग्जिट V1 के। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। म्यूटेशन केसेस में मैंने पहले भी बताया था, वाइल्ड टाइप है, सब कुछ ठीक है, V1 का आपने म्यूटेशन करा दिया, यानी नेगेटिव म्यूटेशन करा दिया, यानी V1 प्रेजेंट नहीं है, सेल का साइज छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि CDC25 एक्टिव है और वो जल्दी जल्दी काम करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको कोई इनिबिट करने वाला नहीं है। CDC25 इनएक्टिव है, V1 एक्टिव है, सेल का केस बड़ा हो जाएगा। ये आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। पॉज करेंगे, आराम से पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये कुछ चीजें हैं जो आपको भूलनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इनको स्पेशली मार्क करके रखा है कि कीप इन माइंड। प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, आगे पॉज करेंगे। मेटाफेज, इस पे भी पॉज करेंगे। पॉज करेंगे मतलब पॉज करेंगे। एनाफेज और टीलोफेज, ये आप लोग पढ़ेंगे, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, इसका दो रीजन है। मैं पढ़ाने को पढ़ाऊंगा और आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहली बात तो अभी आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं उस पर अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। दूसरी बात, इतना आपको पता होना चाहिए, अगर आप MSc कर रहे हैं, अगर आप BSc फाइनल ईयर में हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और कुछ होमवर्क मेरा भी आपको देने का मतलब बनता है, तभी हमारा इंटरेक्शन हो पाएगा, राइट। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक किसी ने वीडियो देखा भी है कि नहीं देखा है। ओके, ये साइटोकाइनेसिस हो गया आपका, इस पे भी आप 5-10 सेकंड का पॉज लीजिए। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इतना सब तामझाम क्यों कर रहे हैं, क्यों ये देख रहे हैं, हम इतना रेगुलेशन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सेल की सर्वाइबिलिटी बढ़ानी है। ये बताना है कि हमारा जो सेल का ट्रांजिशनिंग है वो सही से हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ चेक पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अगर ऑनगोइंग डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, तो ATM काम करेगा, CHK1 को एक्टिवेट करेगा, जो कि इनिबिट करेगा CDC25 को, जो कि करवाता है आगे की तरफ आपका ट्रांजिशनिंग। अगर डीएनए डैमेज हो रहा है, तो ATM ATR काम करेंगे, CHK1-2 काम करेगा, P53, जिसे गार्जियन ऑफ द ह्यूमन जीनोम भी बोलते हैं, P21 इनएक्टिवेट कराएगा माइटोटिक CDK को, और CHK1-2 करेगा इनिबिट CDC25। ये हो गया एम फेज में। अगर डीएनए डैमेज हो गया आपका G1 फेज में, तो ATM ATR कराएगा P53 को एक्टिवेट, P21 को एक्टिवेट, जो कि एक इनिबिटरी CKI है, राइट। इट्स अ CKI, दैट इज इनिबिटरी इन नेचर, इनिबिट करेगा G1 CDK को। डीएनए डैमेज अगर आपका S फेज में हो गया या G1 S फेज में हो गया, तो ATM ATR एक्टिवेट होगा, CHK एक्टिवेट होगा 1-2, CDC25 को इनिबिट कराएगा, और इनिबिट आपका एक्टिवेट कराएगा P53, P21 और G1S या SVCDK को इनिबिट कराएगा। अगर आपका रेप्लिकेशन स्ट्रेस आता है, तो रेप्लिकेशन स्ट्रेस के मामले में ATR काम करेगा, CHK1 इनिबिट करेगा CDC25A को, जो कि एस फेज जो है साइक्लिन्स को और CDKs को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। कॉमन बात देख रहे होंगे हर जगह, CDC25, 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 CDC25 तब तक इनिबिटेड रहेगा जब तक कि सेल का सब कुछ ठीक नहीं है, तभी वो आगे ट्रांजिशन कर पाएगा। ठीक है, ओके, विद दैट बीइंग सेड, ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो। अगर 2x पे भी देखा है तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे लगता है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गया होगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, #PDFs फॉर, अगर आपको नोट्स चाहिए। अगेन हैप्पी लर्निंग, आपका एग्जाम बहुत पास है, 18 तारीख का आपका पेपर है। उम्मीद करता हूँ कि जो 3 सेशंस मैंने लिए सेल साइकिल के ऊपर, ये आपको काम आएंगे। मैंने जो होमवर्क दिया है प्लीज उसको पढ़िएगा, जो मैंने आपको मटेरियल दे रखा है उसको प्लीज पढ़िएगा,
आपको फायदा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इनसे आपके 1 या 2 सवाल जरूर फंसेंगे बी सेक्शन और सी सेक्शन में, और 6 से 8 नंबर का मुझे उम्मीद है कि इससे आपका फंस सकता है। ठीक है, सवाल फंस है। ओके, तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह, 5 बजे। और मुझे लगता है कि या तो मैं आपको, हाँ, मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगले वीडियो में करा दूँ। ठीक है, ओके, टिल देन, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।